अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पहले तो सबसे पहले कि आपने अपने माइक्स वगैरह ऑन नहीं करने, कोई बच्चा अपनी वीडियो ऑन ना करे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ये कोविड-19 की वजह से आप लोगों को प्रमोट कर दिया गया है फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में। तो हम जूम पे अपनी सेकंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टाइम आप लोग अपनी इंग्लिश की क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो आज जो मेन चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन, उसमें आपको 2 चीज़ें पहले बताई जाएँगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपका जानना। एक सिलेबस और दूसरा आपका पेपर पैटर्न। सेकंड ईयर का आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा और आपका पेपर का पैटर्न क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिलेबस से। सिलेबस बच्चों, सिलेबस में पहले तो है बुक 2। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में 2 बुक्स पढ़ी, बुक 1 और बुक 3। बुक 1 में आप लोगों ने पढ़ी थी शॉर्ट स्टोरीज और 3 में आप लोगों ने पढ़ी पोएम्स। इसी तरह सेकंड ईयर में बुक 2 है जिसमें आप पढ़ेंगे प्रोज। पार्ट 1 में होगी प्रोज, प्रोज के 10 चैप्टर्स। तो प्रोज सेंटेंसेस में जो राइटिंग होती है उसको बोलते हैं, सिंपल स्टोरीज को बोलते हैं। उसके बाद पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे हीरोज। 5 हीरोज होंगे आपके। ये जब हम आपको हीरोज पढ़ाएंगे तब उसका इंट्रोडक्शन बता देंगे कि हीरोज क्या है। नॉवल होगा एक आपका, नॉवल एक पूरी मतलब चैप्टर्स पे। गुड बाय मिस्टर चिप्स आपके नॉवल का नेम है जो कंटेन करता है 18 चैप्टर्स। बुक 2 में 2 पार्ट हैं आपके। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही कहा है, कोई बच्चा अपनी वीडियो ऑन नहीं करेगा, ना ही आप लोगों ने अपने माइक्स ऑन करने हैं। प्रोज में 10 चैप्टर्स होंगे आपके। फिर उसके बाद हीरोज 5 होंगे। गुड बाय मिस्टर चिप्स जिसके कितने चैप्टर्स होंगे आपके? 18 चैप्टर्स। उसके बाद आपकी हेल्पिंग बुक होगी, जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी थी। तो उसमें कंटेन होगी आपकी ग्रामर। ग्रामर में सेकंड ईयर में आप लोगों ने लेटर्स और एप्लीकेशन नहीं पढ़ने, बल्कि आपको ऐसे वगैरह आएंगे, ऐसे आएंगे, पैराग्राफ आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं अब अपने पेपर के पैटर्न की, कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह से है। आपके टोटल मार्क्स होंगे 100। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 पार्ट्स होते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो 30 मिनट्स का होगा। सिनोनिम्स होंगे 10। आपको क्या करना होगा? यू हैव टू अटेम्प्ट 10 सिनोनिम्स। आगे इसकी फर्दर डिवीजन देख लेते हैं कैसे है। प्रोज में से आपको 3 सिनोनिम्स आएंगे जो कि 10 स्टोरीज हैं, मैंने बताया आपको सिलेबस में। हीरोज हैं आपके, उनमें से 3 आ जाएंगे। और मिस्टर चिप्स में से आपको 4 जो है वो सिनोनिम्स आएंगे। तो इस तरह से 10 ये सिनोनिम्स ऐसे बनेंगे। प्रेपोजिशंस ग्रामेटिकल पार्ट में से आएंगी आपको 5 मार्क्स की। ये जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, उसमें इन, ऑन, बिटवीन, अमंग, फॉर, एट, इस तरह की प्रेपोजिशंस होती हैं। तो आपने प्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का जो है वो चूज करके उसको लगाना है वहां पे। करेक्शन होगी आपकी 5 मार्क्स की। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की करेक्शन होती है। आपको एक लाइन दी जाती है, नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपने जो करेक्ट वन है उसका चूज करना है। टोटल मार्क्स हो गए इसके 20। अब चलते हैं हम सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव के पहले सेक्शन में आपके जस्ट क्वेश्चंस होंगे। तो देखते हैं वो क्वेश्चंस कैसे होंगे। मॉडर्न प्रोज जो आपकी 10 स्टोरीज हैं प्रोज की, उसमें से आपको 9 क्वेश्चंस आएंगे, बट यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चंस में से आपको चॉइस भी होगी, तो आपने सिर्फ 6 क्वेश्चन उसमें से चूज करने हैं। तो मार्क्स बन जाते हैं इन क्वेश्चंस के 12।
देन हीरोज में से 8 क्वेश्चंस, लेकिन आपने कितने बीच में से अटेम्प्ट करने हैं, कोई से भी 6, तो इसके भी मार्क्स जो हैं वो 12 हो जाएंगे। क्वेश्चंस होंगे मिस्टर चिप्स में से 12, बट यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस। उन 12 में से आपने कोई से 8 जो हैं वो चूज करने हैं, और इसके मार्क्स हो जाएंगे 16। तो ये जो हमारा सेक्शन 1 है, इसके टोटल मार्क्स 40 होंगे, 20 का आपका ऑब्जेक्टिव है। तो अब सेक्शन 2 देखते हैं हम। बच्चे सेक्शन 2 में बेसिकली जो है वो ग्रामेटिकल पार्ट है आपका, जिसमें आपको ऐसे आएंगे 4। कितने? 4। उसके बाद आपको कोई सा एक अटेम्प्ट करना होगा, तो आपके टोटल मार्क्स बन जाएंगे 15। इडियम्स आएंगे आपको 10। फर्स्ट ईयर में तो पेरा वर्ड्स थे ना, तो यहाँ पे इडियम्स हैं। बेसिकली 7 इडियम्स आते हैं आपको, आपने 5 चूज करने होते हैं, और एक इडियम 2 नंबर का होता है, 2 मार्क्स कंटेन करता है, तो टोटल बन गए इसके 10 मार्क्स। पैराग्राफ आएगा आपको, उर्दू में पैरा दिया जाएगा, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो 15 मार्क्स का ये होगा। तो ये जो हमारा पार्ट है, इसमें से आपको क्या होगा, 40 जो है वो टोटल मार्क्स इसमें से होंगे, ये आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा सेक्शन 2। तो इस तरह से हमारा जो पेपर है वो 100 मार्क्स का बनता है इस डिवीजन से। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के 2 पार्ट्स, तो ये तीनों जो पार्ट्स हैं ये टोटल कितने नंबर कंटेन करते हैं? 100। तो आगे हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, जो हमने आज पढ़नी है, जिसकी हमने समरी देखनी है। तो पहली स्टोरी का नेम है द डाइंग सन। प्रोज की पहली स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उसका नेम है द डाइंग सन, डूबता हुआ सूरज। राइटर की पिक आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। राइटर का नेम है सर जेम्स जीन्स। पूरा नेम इसका क्या था? सर जेम्स होपवुड जीन्स। ये राइटर है जिसने स्टोरी लिखी द डाइंग सन, जो हमारे सिलेबस की पहली स्टोरी है। ये क्या था? बाय प्रोफेशन इंग्लिश फिजिशिस्ट था, फिजिक्स का माहिर, एस्ट्रोनॉमर, माहिर फल्कियात, अजराम फल्की का नॉलेज रखने वाला, स्टार्स, स्काई का, ये प्लैनेट्स का, एंड मैथमेटिशियन, मैथ्स का। 11 सितंबर 1877 में इसकी बर्थ हुई, साउथ पोर्ट, यूके। यूके बच्चे इंग्लैंड को बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। तो साउथ पोर्ट जो है वो टाउन था इसका, लंदन जो कि इंग्लैंड का कैपिटल है, वहाँ का एक टाउन है साउथ पोर्ट। वहाँ पे इसकी जो है वो बर्थ हुई। डेथ कब हुई, इसका लाइफ स्पैन टोटल देखते हैं, 16 सितंबर 1946 में। सेम कंट्री यूके इंग्लैंड में, लेकिन स्टेट चेंज थी उसकी, एरिया चेंज था, डॉर्किंग में। अनदर टाउन ऑफ यूके, लंदन। तो इंग्लैंड में क्या, इसके बर्थ और जो डेथ है वो सेम कंट्री में हुई, लेकिन टाउन चेंज था। इसकी फेमस बुक्स देखते हैं, इसने अपनी लाइफ में जो फेमस काम किए, बुक कौन कौन सी थी फेमस इसकी? पहली बुक है द मिस्टीरियस यूनिवर्स। ये ज्यादातर बच्चों, आपको मैं बताती चलूं कि ये ज्यादातर यूनिवर्स के अबाउट लिखता है। हमारा ये जो सारा निज़ाम है, प्लैनेट्स कैसे बने, स्टार्स की मूवमेंट क्या है, कॉस्मोलॉजी का सारा जो नॉलेज है, मतलब स्टार्स के अबाउट, और यूनिवर्स, कायनात, ये उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। तो इसकी बुक्स भी ज़्यादातर बेसिकली सारी उसी नॉलेज पे डिपेंड करती हैं। तो इसकी जो पहली बुक थी जो बहुत फेमस हुई, वो थी द मिस्टीरियस यूनिवर्स। ये जो हमारी अजीबोगरीब क्या है, कायनात है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी
यही सारा प्लैनेट्स का, स्टार्स का, कॉस्मोलॉजी स्टार्स के नॉलेज को कहते हैं स्पेशली। द यूनिवर्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द की कायनात कैसी है, ये यूनिवर्स कैसी है, ये बुक लिखी इसने। फिर इसकी जो नेक्स्ट बुक थी द डायनामिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसने अबाउट गैसेस लिखा, गैसेस की थ्योरीज। द स्टार्स इन देयर कोर्सेस, सितारे, कोर्सेस का यहाँ पे मतलब उनके रास्ते, सितारे और उनके रास्ते मतलब उनका सफर, वो कैसे यूनिवर्स में जो है वो अपना सफर तय करते हैं। ये स्टूडेंट्स, आप लोग अभी जो है वो मैसेजेस करना बंद करें, सिर्फ अपना जो है वो लेक्चर पे फोकस करें। आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन पूछने का भी टाइम दिया जाएगा एट द एंड ऑफ लेक्चर। सो फिलहाल आप लोग मैसेजिंग करना बंद करें। ये जो है उसकी बुक्स थी, सितारे और उनके रास्ते, कि वो कैसे जो है वो अपना सफर तय करते हैं। उसके बाद उसने जो पहली थ्योरी अपनी पेश की वो कौन सी थी? मैटर इज कंटिन्यूअली क्रिएटेड थ्रू आउट द यूनिवर्स, मादा सारी कायनात में कैसे वजूद रखता है अपना, अबाउट मैटर उसने जो है वो अपनी थ्योरी पेश की। फिर उसको टाइटल दिया गया 1928 में नाइट का। नाइट, नाइट क्या है बच्चे? मिडिल एजेस में मतलब पुराने दौर में नाइट कहा जाता था सोल्जर्स को, सिपाहियों को, मिलिट्री के ऑफिसर्स को। तो इसका जो बेसिक मीनिंग बनता है वो ये है, वो बंदा जो अपनी नेशन को, अपने कंट्री को सर्व करे, अपने कंट्री की, अपने नेशन की खिदमत करे। तो यहाँ पे इसको नाइट का टाइटल देने का मतलब है कि इसने अपनी नेशन के लिए साइंस के फील्ड में बहुत बड़े बड़े काम किए, अपनी नेशन को काफी सर्व किया। तो इसको 1928 में नाइट का टाइटल दिया गया। फिर उसके बाद इसकी जो थ्योरी आई वो थी कैटास्ट्रोफिक आर्ट टाइडल थ्योरी। ये जो थ्योरी है इसकी, ये थोड़ी बहुत हमारे जो सिलेबस है की स्टोरी है द डाइंग सन, उसमें भी डिस्कस की गई है कि टाइडल कैटास्ट्रोफिक थ्योरी मतलब प्लैनेट्स का जो वजूद है, बिग बैंग थ्योरी भी इसको बोलते हैं, वो कैसे हुआ। अब हम समरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपनी जो पहली स्टोरी है उसकी, द डाइंग सन की, राइटर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उसके फेमस वर्क्स, उसकी जो बुक्स थी वो बेसिकली राउंड अबाउट है। स्टूडेंट्स, आई सेड आपको लेक्चर के लास्ट में टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन वगैरह करने का, सो डोंट रेज योर हैंड्स लाइक दिस। समरी, राइटर क्या डिस्क्राइब करता है? स्टोरी की समरी जो है वो गौर से सुनिएगा। आपको पता होना चाहिए स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कि उसका जो, उसकी जो बेस है वो क्या है। जेम्स जेन जो है वो डिस्क्राइब करता है इसमें वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स, कायनात कितनी बड़ी है, द साइज ऑफ द स्टार्स, हमारे ये जो यूनिवर्स है, ये जो जमीन के ऊपर इतना बड़ा आसमान है, वो जो कंटेन करता है सितारे, कायनात कितनी बड़ी है और उसमें जो गर्दिश करने वाले सितारे हैं वो कितने बड़े हैं। कहता है मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग इन स्पेस, लाखों करोड़ों जो सितारे हैं वो वॉन्डरिंग करते हैं, मतलब इधर उधर घूमते हैं। वो घूमते हैं इन स्पेस, स्पेस में मतलब खला में। सम आर सो बिग, उनमें से कुछ तो बहुत बड़े हैं, इन साइज, साइज में, दैट मिलियंस ऑफ अर्थ कैन बी पैक्ड इनटू देम। अब ये 3 पॉइंट्स पहले क्लियर करते हैं। राइटर कहता है हमारी ये जो कायनात है, ये जो यूनिवर्स है, ये बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है
कि इसमें बहुत बड़े साइज के सितारे मूव करते हैं हजारों लाखों करोड़ों सितारे। फिर कहता है कि हम इनके जो है वो साइज का कैसे अंदाजा लगाएं कि कुछ सितारे तो इतने बड़े हैं कि हमारी जमीन जितनी कितनी जमीनें, लाखों करोड़ों जमीनें एक सितारे के अंदर पैक हो सकती हैं, एक सितारे में समा सकती हैं। एग्जाम्पल कुछ यूं ले लें कि रेत का एक जर्रा है छोटा सा, उसका भी 10 लाखवां हिस्सा कर लो तो फिर कहीं जाके वो जो रेत का एक जर्रा है वो बराबर है एक सितारे के। तो उस एक सितारे में 10 लाखवां हिस्सा हमारी जमीन है, उसमें 10 लाख से ज्यादा जो है वो जमीनें समा सकती हैं। यूनिवर्स इतनी बड़ी है और सितारे इतने बड़े हैं। कहता है अगर हम देखें, कंपेयर करें सितारों का अर्थ जमीन के साथ, तो जमीन तो काफी छोटी है रादर देन स्टार्स। जमीन तो काफी छोटी है, सितारे इतने बड़े हैं। कहता है उन जो सितारे, अब इतने बड़े बड़े सितारे, साइज ह्यूज साइज के, अब उनके बीच में जो फासला है वो भी बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े साइज के सितारे होने के बावजूद भी जब वो स्पेस में मूव करते हैं तो एक सितारा दूसरे सितारे से कितनी दूर होता है। That's why a star seldom finds an other star near it. Seldom का मतलब है रेयर, बहुत ही कम, कभी कभार। कहता यही वजह है कि बड़ी ही मुश्किल से कभी कभार ऐसा होता है कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आ जाए। ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर तो ये होता है कि सितारा एक दूसरे के, जो सितारे हैं वो एक दूसरे के पास नहीं आ पाते क्योंकि उनके बीच में फासला बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है। ट्रैवल इन कंप्लीट लॉनलीनेस, दरअसल वजह यह है कि सितारे जो मूव करते हैं वो बिल्कुल तन्हाई में मूव करते हैं। उनके बीच में डिस्टेंस इतना ग्रेट है, इतना ज्यादा है कि वो एक दूसरे के पास आ ही नहीं पाते। फिर हमने नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये देखना है अपनी समरी में कि व्हाट आर प्लैनेट्स। प्लैनेट्स सितारे क्या हैं, हाउ दे केम इनटू बीइंग, वो कैसे वजूद में आए। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, हम लोग ये जो पढ़ने जा रहे हैं कि वो सितारे क्या हैं, ये हम लोग अकॉर्डिंग टू आर राइटर, हमारे राइटर जो हैं जेम्स जीन्स, उनके अकॉर्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। ये जो थ्योरी है, साइंस इसको रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे वो एक अलग मैटर है। हमारी जो स्टोरी में बताया गया है कि प्लैनेट्स कैसे बने, हम वो पढ़ने जा रहे हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। राइटर बिलीव करता है कि सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 2000 मिलियन ईयर्स अगो, आज से कई कितने करोड़ साल पहले की बात है, 1000 साल पहले की बात है, कि एक वॉन्डरिंग स्टार, एक आवारा घूमता हुआ सितारा, द कॉज ऑफ डिस्टरबेंस, मतलब किसी डिस्टरबेंस की वजह से, किसी वजह से वो जो है वो अपने रास्ते से भटक गया। कौन? सितारा। प्रोड्यूस्ड अ वेव ऑन द सरफेस ऑफ द सन ड्यू टू अट्रैक्शन। वो जो सितारा था बच्चों, वो घूमता घूमता कहीं सूरज के पास जा पहुंचा। जब वो सूरज के पास जा पहुंचा तो उसने क्या किया कि उन दोनों में एक अट्रैक्शन थी, एक कशिश थी। तो उस कशिश की वजह से सूरज के ऊपर, सन की सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर वो एक लहर, वेव बनाना शुरू हो गया। माउंटेन ऑफ मोल्टन मैटर, उसने उस जो उसकी कशिश थी उसकी वजह से मैटर, मादे की एक बहुत बड़ी पहाड़ी बन गई, सख्त टाइप की एक वेव पैदा हुई जिसकी वजह से सूरज की सतह पे बहुत बड़ी एक पहाड़ी, माउंटेन बन गई, पहाड़ी बन गई, किसकी? सख्त मादे की। फिर क्या हुआ? जैसे ही वो सितारा चौंके उसके करीब था सूरज के और दोनों के बीच में कशिश थी,
उस कशिश की वजह से एक वेव क्रिएट हुई, जिसकी वजह से सूरज की सतह के ऊपर एक पहाड़ी बनना शुरू हो गई, जो कि सख्त मोल्टन मैटर का मतलब होता है हार्ड मैटर की। तो जैसे ही सितारे ने थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश की, स्टार जो है वो बिगेन टू रिसीड। रिसीड का मतलब है कि उस कशिश के सर्कल से वो थोड़ा सा बाहर निकला, तो वो जो कशिश है वो टूट गई, वेव जो दोनों के बीच में थी वो टूट गई, जिसकी वजह से कॉज ये बना कि सन की सरफेस पे, सूरज की सरफेस पे जो पहाड़ी बनी थी वो भी टूट गई, ब्रोक इनटू पीसीज, वो भी टुकड़ों में बट गई। जैसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, कंकरी बजरी भी आपने देखी होगी, इससे बड़े साइज के भी थोड़े से पत्थर होंगे जो पहाड़ को तोड़ के जो है वो बनाए जाते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसी तरह वो जो पहाड़ी थी वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में, हमारी मतलब कहने का मतलब छोटे टुकड़े, लेकिन वहां पे तो वो बहुत बड़े ह्यूज साइज के थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जो पीसीस थे वही पीसीस सूरज के इर्द गिर्द घूमने लगे और उनको प्लैनेट्स का नाम दे दिया गया। इसका नाम दे दिया गया प्लैनेट्स का। और राइटर बिलीव करता है कि हमारी जो जमीन है वो भी उसी जो है वो टुकड़े हैं उनका, उनमें से एक पार्ट है। फिर लाइफ, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, फिर जिंदगी कैसे वजूद में आई इस जमीन पे, ये देखते हैं। लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंपल ऑर्गेनिज्म, जमीन का वजूद हो चुका है, अर्थ का एग्जिस्ट जो है वो आ चुका है। वो कैसे, वो पहाड़ी टूट गई, टुकड़े जो है वो सूरज के इर्द गिर्द मूव करने लगे, बाद में उनमें से कुछ का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल हो गया, कुछ का स्टेबल नहीं हुआ, उनको प्लैनेट का नाम दे दिया गया, तो वो प्लैनेट्स बन गए। अब उनमें से एक प्लैनेट था अर्थ। अब देखना यह है कि वहां पे लाइफ कैसे स्टार्ट हुई। लाइफ एक छोटे से ऑर्गेनिज्म, एक छोटे से जरासूमे से स्टार्ट हुई। कैसे, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जमीन पे जो है वो एक छोटा सा जरासूमा पैदा हुआ, ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं। उसमें एक खासियत थी, एबिलिटी जिसको बोलते हैं हम, हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस बिफोर डाइंग। मरने से पहले रिप्रोडक्शन का जो है वो अमल रखता था, अपने जैसा एक और जरासूमा ऑर्गेनिज्म पैदा करता था मरने से पहले। तो इस तरह से जब वो मर जाता तो उसकी जगह पे और जो है वो ऑर्गेनिज्म आ जाता। इसी, ये जो ऑर्गेनिज्म थे जो एक दूसरे से रिप्रोड्यूस होते थे, उन्हीं से लाइफ स्टार्ट हुई। उन्हीं में आगे जो है वो कम्प्लेक्सिटीज आई, फिर वो पहले इंसेक्ट्स बने, फिर एनिमल्स, फिर एक ऐसा टाइम आया कि वो कौन सी शेप ले गए, ह्यूमंस की। तो इस तरह से लाइफ एक छोटे से ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई इस जमीन पे। फिर कहता है हमारी स्टोरी में है कि हमारी जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स वो बहुत फ्राइटनिंग है, वो ड्रोनी है। वो कैसे, कहता है कि इसमें बहुत फासला बहुत ज्यादा है यूनिवर्स में, ये जो प्लैनेट्स हैं इनके बीच में फासला बहुत ज्यादा है, हमारे जो सितारे हैं उनके बीच में फासला बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, मतलब वक्तन फोक्तन चेंजेस आती रहती हैं। लिटलनेस एंड लॉनलीनेस, दो चीजें। एक तो हमारी जमीन बहुत छोटी है, अगर हम कंपेयर करें एज कंपेयर टू द अदर स्टार्स, दूसरे सितारों से कंपेयर करें, तो लॉनलीनेस अकेली है। क्यों? क्योंकि जमीन के अलावा किसी और सितारे पे, किसी और प्लेनेट पे जो है वो लाइफ नहीं पाई जाती, कहीं और लाइफ नहीं पाई जाती। रीजन क्या है? क्योंकि लाइफ के लिए कुछ, लाइफ की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिंदगी कुछ चाहती है जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल होती है। वो क्या है देख लेते हैं। लाइफ रिक्वायर करती है बच्चों सूटेबल टेम्परेचर। सूटेबल टेम्परेचर का होना बहुत जरूरी है। अगर टेम्परेचर सूटेबल नहीं होगा तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। बाकी प्लैनेट्स पे लाइफ इसी वजह से एग्जिस्ट नहीं करती कि वहां का टेम्परेचर अच्छा नहीं है। जमीन, अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है लाइफ की। यहाँ पे क्या क्या है, एयर भी है, वाटर भी है, सूटेबल टेम्परेचर भी है। बहुत ज्यादा हीट होगी तो भी लाइफ इम्पॉसिबल है, बहुत ज्यादा सर्दी होगी तो भी लाइफ इम्पॉसिबल है। तो जमीन एक ऐसा सहारा है जिसमें एयर, हवा भी बिल्कुल ठीक है, स्टेबल है, वाटर भी है और सूटेबल टेम्परेचर भी है।
तो ये रिक्वायरमेंट्स है लाइफ की। तो इसी वजह से हम लोग अकेले हैं इस यूनिवर्स में, कायनात में। क्यों? क्योंकि किसी और प्लेनेट पे ये जो है टेम्परेचर ऐसा नहीं होता, या तो वहां पे बहुत ज्यादा हीट है या वो बहुत ज्यादा कोल्ड है, तो इस वजह से वहां पे लाइफ नहीं पाई जाती सिवाय जमीन के। तो लाइफ इज ओनली पॉसिबल ऑन अर्थ। जमीन जो है वो सिर्फ, सॉरी, लाइफ जो है वो सिर्फ जमीन पे पॉसिबल है ड्यू टू टेम्परेचर। अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ये जो हमारा सियारा है ये ना तो बहुत ज्यादा गर्म है ना बहुत ज्यादा ठंडा है, इस वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो आज का हमारा लेक्चर यही था। अब आपको भी क्वेश्चन करने का जो है वो मौका दिया जाएगा। हमारी समरी जो है वो हो गई है। स्टूडेंट्स, अब आप लोग खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो बाय वन। श्योर नहीं करना ज्यादा। क्वेश्चन आपका जो है वो जस्ट आपके इस लेक्चर के अबाउट ही होना चाहिए। तो अब आप लोग अपनी क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, राइटर की समझ नहीं आई या समरी में किसी पॉइंट की, तो खुद को अनम्यूट करें, मैंने आपको परमिशन दे दी है, और यू कैन आस्क क्वेश्चंस। कोई बच्चा चाहेगा? आपके मोबाइल्स के लेफ्ट साइड पे नीचे अनम्यूट का ऑप्शन है, वहां से खुद को अनम्यूट करें और क्वेश्चन करें। स्टूडेंट्स, वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम। मैम जी जी बच्चे बोले। ये एस्ट्रोनोमर क्या है? एस्ट्रोनॉमर, स्टूडेंट्स ताजीन बात करिए। एस्ट्रोनॉमी मतलब अजराम फल्कियात, ये प्लैनेट्स, यूनिवर्स, हमारी स्काई, मतलब आसमान का जितना भी फल्कियात का नॉलेज है वो एस्ट्रोनॉमी में आता है। आपको पता है एस्ट्रोनॉमर्स जो खला में जाते हैं नई नई इन्वेंशंस करने, देखने के वहाँ क्या हो रहा है, प्लैनेट्स का जो तज्जिया करते हैं, तो ये सारे नॉलेज को हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। और कॉस्मोलॉजी भी सेम होता है, उसमें जरा ज्यादा सितारों का आ जाता है। एनीवन एल्स हैव यू एनी मैम ये जो क्वेश्चंस? जी जी बच्चे। ये रियल है या फिर ऐसे इमेजिन किया हुआ है, जैसे आपने पीछे कहा था कि जोहा वो बच्चे, जो ये पहाड़ी? जो स्टोरी है ये हमारे राइटर की थ्योरी है। वो बुक्स लिखता था, उसका मानना था, साफ कहा गया है बिलीव्स। बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को, हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको मैं बिग बैंग थ्योरी पढ़ाऊंगी, बीच में आपको बताऊंगी बिग बैंग थ्योरी क्या है। ये जो हमने पढ़ा है कि सूरज की सतह पे एक जो है वो एक पहाड़ी बनी, फिर वो टूटी, वो सियारे बने, मैंने बताया ना आपको। तो इसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने जब इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए, मजीद खोज की, तो बहुत सारों ने इसको निग्लेक्ट भी किया। तो ये थ्योरी है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स बहुत कम थे। अगर साइंस के लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारी थ्योरीज हैं कि प्लैनेट्स कैसे आए। अगर हम इस्लामिक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फिर तो हम इसको निग्लेक्ट ही करते हैं। तो ये अलग अलग जो है वो कंसेप्ट्स हैं अबाउट दिस थ्योरी। इज द क्लियर जोहा? एनीवन Yes. एल्स? कोई और बचा? Students, you have just 2 or 3 minutes to ask your questions. If you have, you can ask me. कुछ स्टूडेंट्स को शायद आज माइक जो है वो अनम्यूट करना नहीं आ रहा। अगर किसी बच्चे ने मजीद फर्दर क्वेश्चन पूछना है तो पूछें, फिर मैं लेक्चर बाइन अप करूं। नो मैम, क्लियर है सही है। सब कुछ? हुरिया क्लियर है बच्चे? जी मैम। तो ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो स्टोरी है उसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। आपको मैं एक और चीज बताती जाऊं
कि हमारे सेकंड ईयर में स्टोरीज की ट्रांसलेशन नहीं आएगी, ना ही आपको पंक्चुएशन अटेम्प्ट करनी होगी। आपने, जैसे कि मैंने आपको पेपर के पैटर्न में बताया और सिलेबस में भी, कि आप लोगों को जस्ट पार्ट 1 में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब आपकी ये जो बुक 2 है इसमें से क्वेश्चंस और सिनोनिम्स आएंगे। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में इंशाल्लाह उसकी जो है आपको ट्रांसलेशन क्यों करवानी है, आपको वो समझाने के लिए और सिनोनिम्स अटेम्प्ट करने के लिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।